हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे थे। चलिए, तो आगे इसी के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं। एक बार जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड, यानी कि मेटल की ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे उसे क्या करते हैं हम वायर्स में या पतली तारों में बदला जा सकता है। तो वो जो विशेषता है जिसके कारण उसे पतली तारों में बदला जा सकता है, उस विशेषता को क्या कहा जाता है। चलिए, तो बच्चों उस विशेषता को कहा जाता है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी नम्नशीलता, यानी कि मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं। इतने डक्टाइल होते हैं बच्चों कि हमने चैप्टर में जैसे कि पढ़ा था कि 1 ग्राम गोल्ड यानी कि एयू यानी कि गोल्ड होता है। गोल्ड से हम जो है 2 किलोमीटर लेंथ की वायर यानी कि तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ की। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मैलिएबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब मीनिंग अगर हम कहें तो उसका मतलब क्या है कि उनको बीट करके जो है थिन शीट्स में बदला जा सकता है, यानी कि पतली पतली। तो जैसे कागज की एक शीट होती है ना, हम जानते हैं कागज की एक पतली सी शीट होती है, तो वैसे ही थिन शीट्स में हम जो है मेटल्स को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी गई है कंडक्टिविटी। अभी जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी यानी कि बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं वो पास करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो क्या है, अच्छे सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। जैसे सोनोरिटी, सोनोरिटी यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी हमारी बेल्स होती हैं, चाहे वो टेम्पल पे हो यानी कि मंदिर में कोई घंटी हो, या स्कूल्स में कोई बेल हो, तो वो आपने देखा होगा ज्यादातर जो है टंग टंग की आवाज करती है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा मिलेगी आपको मेटल की बनी हुई। तो वो कभी किसी अधातु जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी ऐसे बनी हुई नहीं होती। ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन इज ड्यू टू। अच्छा, लोहे के बाहर से आपने देखा होगा भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है कुछ समय के बाद। जैसे आज हमने कोई लोहा का कोई रॉड ली है, ठीक है, लोहे की कोई रॉड हमारे पास है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद जब हम उसको ऐसे ही रख के रखेंगे और बाद में देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हम क्या देख पाएंगे कि उसके बाहर से हमें एक ब्राउन सी लेयर दिखाई देगी, एक ब्राउन कोटिंग दिखाई देगी भूरे रंग की। तो ये जो भूरे रंग की कोटिंग है ये है क्या, ये किस वजह से है बच्चों? ये है रस्टिंग, यानी कि जंग लगने की वजह से। जंग लगने की वजह से कैसे? जैसे ये हमारे पास कोई आयरन रॉड है, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसकी जो बाहर के जो लेयर है हल्की हल्की ब्राउनिश हो जाती है। क्यों हो जाती है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से, या हम कहें मॉइस्ट एयर, नमी वाली जो वायु है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। और बच्चों इस पर जो है ब्राउन कोटिंग आ जाती है। अच्छा, इस ब्राउन कोटिंग से बचने के लिए यानी कि रस्टिंग, जंग लगाने से बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? ये जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, जो जिंक मेटल होता है, जिंक मेटल यानी कि जिंक धातु, जिंक धातु की एक कोटिंग इसके बाहर से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिंक धातु की एक कोटिंग इसके बाहर से कर देते हैं, जिससे अंदर का मेटल क्या होता है, सेफ रहता है। ये जो ऑक्सीजन है, वाटर है, ये रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ।
ठीक, और अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। इसके अलावा क्या गैल्वेनाइजेशन के अलावा और कोई तरीका है या और कोई मेथड है जिससे हम अपने मेटल को या आयरन को बचा सकते हैं उसको जंग लगने से? तो वो मेथड है बच्चों पेंट करके, या तो हम इसके जो ऊपर लेयर है उस पर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या बच्चों हम ग्रीस लगा सकते हैं, या हम इसके अलॉय बना सकते हैं। अलॉय कैसे बनाया जाता है, इस धातु के साथ यानी कि लोहे के साथ किसी और मेटल या नॉन मेटल को मिला करके इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस किए जाते हैं, जिस वजह से ये रस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, यानी कि रस्ट इस पर नहीं लग पाता। चलिए, तो ये प्रोसेस क्या थी हमारी कि जो ब्राउन कोटिंग है ये क्या है, जंक है। ठीक, चलिए इतने क्वेश्चंस क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय? अब निम्न में से कौन सा एक अलॉय है? तो अलॉय यानी कि मिश्र धातु कौन सी है? अब जैसे लोहे की बात करें तो ये कोई मिश्र धातु नहीं है, ये हमारा सिंपल क्या है, धातु है। ठीक, अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी भी कोई हमारा मिश्र धातु नहीं है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम भी हमारा मिश्र धातु नहीं है, ये भी क्या है, सिर्फ मेटल है। अगर हम ब्रास की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, तो बच्चों जो ब्रास है ये क्या है, हमारा मिश्र धातु है, यानी कि अलॉय है, यानी कि ये दो मेटल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो आंसर हो जाता है हमारा ब्रास। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? अच्छा, इनमें से निम्न में से कौन सा जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के वायर्स बनाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो आंसर है हमारा एल्यूमिनियम। चलो, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है उससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमने हर एक अलग अलग टॉपिक्स जो भी चैप्टर में पढ़े थे उन टॉपिक्स में हमने ये क्वेश्चंस उठाए, चाहे वो मेटल्स की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, चाहे वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो। दूसरी चीज, चाहे वो क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज का हो, चाहे वो कोरोजन से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड हो। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमें करने हैं कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। अब ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, या आपके जो भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, तो वहां पर भी आपको ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन क्या है कि आपको एक दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक असर्शन होता है और एक जो असर्शन हमने लिखा है उसी का एक रीजन होता है कि जो भी लिखा हुआ है, जैसे हमने कोई सा भी एक, जैसे लिखा हुआ है सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन, कि सोडियम को जो है कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, इसका रीजन क्या है कि क्यों स्टोर करके रखा जाता है? क्योंकि बच्चों वो बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करता है एयर के साथ और वाटर के साथ, इसीलिए तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रीजन वही होना चाहिए जो इसका रीजन है। ठीक है, जैसे इसका रीजन क्या है, सोडियम रिएक्ट विगोरसली विद एयर एंड वाटर, तो लगभग ये जो रीजन है वो सही है। ठीक है, और इसी का करेक्ट रीजन भी है। ठीक, तो ये जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि या तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, ट्रू है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो हमें ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और होता, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है इसीलिए इसे स्टोर करके रखा जाता है, या कोई और रीजन यहाँ पर होता, तो हो सकता था कि वो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का, तब हमें ऑप्शन बी चूज करना है। हो सकता है कि असर्शन सही होता और जो रीजन हमने देखा है वो गलत होता, तो वहां पर सी ऑप्शन हमें चूज करना है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, गलत। और हो सकता है असर्शन गलत गलत हो और रीजन सही हो। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। ठीक है, और हो सकता है असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हो। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, चारों, तो चारों ऑप्शन पहले आपको ध्यान से देखने, फिर आपको उनके बेस पर जो है सही करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि
जो दावा किया जा रहा है, असर्शन क्या है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब हम जानते हैं ये असर्शन तो करेक्ट है, बिल्कुल हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है स्टोर करके। ठीक, अब यहाँ पर कारण इसका बता रहे हैं कि सोडियम वायु और जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है, यानी कि सोडियम जो है विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ। ये भी करेक्ट है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ये क्या करता है, बिल्कुल रिएक्ट करता है वाटर और एयर के साथ। ठीक है, तो यही इसका क्या है, करेक्ट रीजन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन डी को तो हम हटा देंगे पहले ही, क्योंकि ए फॉल्स और आर ट्रू यहाँ पर बता रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। देखो सी को भी हम यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि ए ट्रू है, आर फॉल्स, ये भी गलत है। अच्छा, बी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन में से हम देख सकते हैं क्योंकि आर और ए दोनों ही ट्रू है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये यहाँ पर गलत हो सकता है, सिंपली मतलब है कि जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन का करेक्ट जो है वो व्याख्या उसका वो असर्शन का करेक्ट जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक, चलिए, और ऑप्शन ए था हमारा, ए और आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, तो उत्तर इसका आ जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए इन्हीं के आधार पर हमें आगे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर करने। अगला क्वेश्चन है, असर्शन है, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस करता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, अगला है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब कॉपर जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि तांबा जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से लोहे को विस्थापित करता है और तांबा लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है? तो बच्चों जो दावा किया जा रहा है वो गलत है और जो कारण है वो सही है, यानी कि इसका ऑप्शन होता है आंसर डी, यानी कि जो असर्शन है वो तो गलत किया जा रहा है, असर्शन क्या है, गलत है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, तांबा नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये पहला वाला जो असर्शन है वही गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, देखो जब हमें पता चल गया कि असर्शन ही गलत है तो हम सीधा सीधा डी पे टिक मार सकते हैं, बस हमें चेक करना है कि जो रीजन है वो भी गलत तो नहीं है कहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नॉन मेटल्स है यानी कि अधातु हैं, ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बिल्कुल होते हैं, हम जानते हैं नॉन मेटल्स तो कुचालक ही होते हैं, जबकि जो मेटल्स हैं वो सुचालक होते हैं। अगला रीजन है कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रीजन बिल्कुल सही है क्योंकि नॉन मेटल्स के बाद पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जबकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ना होके कुछ और ऑप्शन होता कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होता कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन होता, यानी कि ये इसका रीजन होता, अगर ए वाला तो सेम यही होता लेकिन बी वाला अगर ये होता, फिर हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसे देखिए आप एक बार, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक फॉयल फॉर पैकेजिंग फूड, यानी कि एल्यूमिनियम को फूड पैकेजिंग फॉयल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में जब आप टिफिन लेकर के आते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, उससे आपको उससे क्या किया जाता है, खाने को जो है पैक किया जाता है। ठीक,
और कभी आपने किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम की पैकेजिंग फॉइल्स होते हैं उसी पर ही खाना जो है पैकेज होकर के हमें मिलता है। अगला है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, कि एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्ट वो करता है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि हमें दिख रहा है। फूड, यहाँ पे पहला तो दिखा हुआ है कि खाना पैक करने के फॉइल्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं है, रीजन इसका कुछ और है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है जिंक एंड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ये तो करेक्ट है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो वो डिस्प्लेस कर पाता है क्योंकि बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन किए बच्चों। बाकी क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।